हेलो एवरीवन, मैं एकता सिंह अपने यूट्यूब चैनल कमलापति बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जीव जगत को कंटिन्यू करने वाली हूं। इसमें मैं आपको जीवों के विशिष्ट लक्षणों को एक्सप्लेन करूंगी और मेरे इस पार्ट 2 वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और पार्ट 2 वीडियो आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप मेरे पार्ट 1 वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे। तो मेरे पार्ट 1 वीडियो को समझने और देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें वीडियो को, ताकि सब तक सही नॉलेज अच्छे से पहुँच सके। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने टॉपिक नेम यहाँ पे डाल रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि सजीव जीवों के लक्षण। ठीक है, तो मैंने कुछ लक्षण आपको पहले उसमें एक्सप्लेन किए थे, जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, तो अब मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, मैं आगे के आपको बताऊँगी। तो अब 6th नंबर पे लक्षण आता है, वो है गति, मूवमेंट, कि सभी जीव गति करते हैं। गति जीवधारियों का मुख्य लक्षण है। जैसे एक कोशिका के अंदर जीवद्रव्य का भ्रमण, जैसे कोई एक कोशिका है, ठीक है, उस एक कोशिका के अंदर जो जीवद्रव्य है वो अंदर कोशिका के मूव करता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये भी एक तरीके की गति हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संपूर्ण पौधे का यह एग्जाम्पल लिया है क्लेमाइडोमोनास से। ठीक है, तो संपूर्ण पौधे का यानी कि क्लेमाइडोमोनास अथवा पौधे का एक भाग, जैसे कि युग्मक, एक पौधे का क्या क्या कि भाग ले लिया। फॉर एग्जांपल में युग्मक क्या होता है कि एक चल बीजाणु होता है, वो हवा के थ्रू या कैसे ना कैसे करके वो एक जगह से दूसरी जगह तक वो बीजाणु पहुंचता है और वहाँ से एक नया पौधा बनता है। ठीक है, ये तो रिप्रोडक्शन का हो गया, लेकिन नया पौधा बनना रिप्रोडक्शन हो गया, लेकिन वो बीज एक पौधे से दूसरी जगह तक पहुंचा, ये तो गति हो गई। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि संपूर्ण पौधे का अथवा पौधे का कोई भी एक भाग, जैसे कि युग्मक, ठीक है, चल बीजाणु इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मूवमेंट रहता है, इसमें गति रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है पौधे के स्वतंत्र भाग, जैसे युग्मक का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना गति कहलाता है। तो क्या हो रहा है कि अगर युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर रहा है तो ये भी गति है। जंतु भोजन अथवा अनुकूल वातावरण की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करते हैं। जंतु क्या करते हैं? भोजन के लिए या फिर अपने अनुकूल वातावरण के लिए, अपने सर्दी गर्मी ऐसा मौसम वो अपने अनुकूल देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इसे गति कहते हैं। नेक्स्ट लक्षण आता है रिस्पिरेशन, श्वसन। प्रत्येक प्राणी हर समय श्वसन करता है, वह ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। मैं यहाँ पर एक चीज़ ये आपको क्लियर कर दूँ कि जो श्वसन प्रक्रिया है, ठीक है, ये एक प्रक्रिया तब मानी जाती है कि ऑक्सीजन हमने ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, तब ये पूर्ण एक बार की प्रक्रिया हो गई। ठीक है, कि श्वसन कहते हैं ना कि मतलब 1 मिनट में कितनी बार तक सांस ली जाती है, तो वो जब बार की बात हो रही है तो एक बार श्वसन कब माना जाएगा? जब हम एक बार ऑक्सीजन लेके और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगे, तब वो एक प्रक्रिया पूरी होगी, तब उसको एक में काउंट किया जाएगा। और अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो एक में नहीं आएगा, ऑक्सीजन लेना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, तब ये एक बार हुआ। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ा लक्षण ये बताया जा रहा है कि सभी जीवों में क्या होता है? श्वसन होता है, सभी जीव सांस लेते हैं। कोई भी निर्जीव को कभी देखा क्या सांस लेते हुए? नहीं देखा। कोई भी पेन है, पेंसिल है या मतलब हाड़ है, ऐसा कुछ कोई भी मतलब निर्जीव वस्तु हो गई, उनमें श्वसन नहीं होता है। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हम भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती रहे, एनर्जी यानी कि बनी रहे, और यह ऊर्जा ऑक्सीजन से ही मिलती है।
मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं कि हम जब भोजन लेते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ऑक्सीजन रहता है, और जो हम सांस ले रहे हैं हवा के थ्रू तो ऑक्सीजन जा ही रहा है। ठीक है, तो पूरी बॉडी में कुल मिला के ऑक्सीजन से ही हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पाचन के बाद जो आखिरी कंपाउंड बनता है, कंपाउंड को हिंदी में यौगिक कहते हैं। ठीक है, पाचन के बाद जो आखिरी कंपाउंड बनता है वो होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। आखिरी कंपाउंड हमारा बनता है ग्लूकोज, ग्लूकोज से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। अभी आप कहेंगे ऊपर तो मैम आप कह रही थी कि ऑक्सीजन से प्राप्त होती है। एक मिनट आगे आप पूरा देखते रहिए, मैं आपको एक एक चीज़ सारी यहाँ पर क्लियर कर दूंगी। ग्लूकोज से ही ऊर्जा प्राप्त होती है क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, वो भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो जल है यानी कि H2O है, और ये सब हमारा उस ऑक्सीडेशन के बाद बन करके निकलता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनने के साथ साथ में हमें उसमें मिलती है ऊर्जा। कितनी ऊर्जा मिलती है? 673 किलो कैलोरी। ठीक है, एक बार जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें क्या क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी H2O, और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, मैंने यहाँ पर इसको रिएक्शन में भी शो कर रखा है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं और आपको भी पता होगा। C6H12O6 प्लस 6H2O, दिस गिव्स, जिसमें कि मैंने नीचे ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है। ठीक है, फिर है 6CO2 प्लस H2O प्लस 673 किलो कैलोरी। तो आपको यहाँ पे एक क्लियर आप देख सकते हैं कि जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है ग्लूकोज का, जिसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं, वायवीय श्वसन की ही कंडीशन में ये होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन की कंडीशन कैसी होती है? जब हम नॉर्मली सांस ले रहे होते हैं, जब हम नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं कि ऑक्सीजन बराबर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बराबर छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये वायवीय श्वसन हो गया। दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। अब आप कहेंगे अवायवीय श्वसन कैसा हो गया? तो अवायवीय श्वसन ऐसा हो गया कि जब हम जल्दी सांस ले रहे होते हैं, जब हम हाँफ रहे होते हैं, आप देखते हैं कि जब हम कहीं दौड़ते हैं तो बड़ी तेज़ी से हाँफते हैं, तो जब हम हाँफते हैं तो हमको लगता है हम जल्दी सांसें ले रहे हैं, लेकिन वो जल्दी सांसें लेने में क्या होता है ना कि प्रॉपरली सही तरीके से ऑक्सीजन हमारे अंदर, हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुँच पाती है। तो वो ऑक्सीजन सही तरीके से ना पहुँच पाना, इसलिए उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। जब ऊर्जा का अधिक उपयोग हो जाता है, जब ऊर्जा का अधिक उपयोग, अभी मैंने आपको बताया ना, जब हम दौड़ रहे होते हैं या ऐसा कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं तो जल्दी हम सांस लेने लगते हैं। ठीक है, जब ऊर्जा का अधिक उपयोग हो जाता है और ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाती है तो ग्लूकोज का अवायवीय विखंडन होने लगता है और इससे बहुत कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसकी भी रिएक्शन शो की हुई है। C6H12O6, दिस गिव्स लैक्टिक एसिड प्लस 28 किलो कैलोरी। इसमें क्या होता है कि एकदम ना के बराबर ऊर्जा रिड्यूस होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज का जब फिर से विखंडन हुआ, अवायवीय विखंडन हुआ, तो उससे क्या क्या बना? लैक्टिक एसिड बना और 28 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कि जो हमारे वायवीय श्वसन की जो रिएक्शन हुई थी जिसमें हमारा 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनी थी, ठीक है, उसके बारे में अब बात करते हैं कि हम 673 किलो कैलोरी से 40% ही ATP के रूप में ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, जबकि 60% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकल जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर हम एनर्जी के रूप में जितना हम यूज़ करते हैं,
ठीक है, उतना 673 किलो कैलोरी का 40% होता है जो ATP के रूप में बनता है और उसको हम ऊर्जा के रूप में उपयोग कर लेते हैं। लेकिन जो 60% है उसको हम ऊष्मा के रूप में कैसे यूज़ करते हैं कि जैसे मान लीजिए सर्दी का सीज़न होता है, ठीक है, तो हम अपनी हथेलियों को घिसते हैं, तो उसमें जब घिसते हैं तो हल्की सी गर्मी सी महसूस होती है, तो इस रूप में भी एनर्जी निकल जाती है। तो इसीलिए इसमें कहा गया कि 60% हम ऊष्मा के रूप में यूज़ कर लेते हैं। ऊष्मा के रूप में आप समझ सकते हैं, जैसे गर्मी हुआ तो पसीने से भी एनर्जी ही हो जाती है, ठीक है। कभी कभी आप लो फील करते हैं, जब पसीना काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है तो आप अपने आप में लो फील करते होंगे कि थका थका सा महसूस करते होंगे, और जब ठंडा पानी पी लेते हैं तो काफ़ी फुर्ती फील करते हैं उसके बाद। तो ये ऐसा इसीलिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। श्वसन एक अपचयन अभिक्रिया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये अपचयन अभिक्रिया क्या है, मैं वो भी यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि ये एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। हम इसको पढ़ रहे हैं बायो में क्योंकि ये हमारे फिजिकली से रिलेटेड है, फिजिकली एक्टिविटीज़ से, फिजिकल रिएक्शन से रिलेटेड है इसलिए, ठीक है। कुल मिला के शारीरिकी से रिलेटेड है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बी पॉइंट की बात करती हूँ। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा खर्च होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दो कंडीशन होती हैं, एक जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें ऊर्जा खर्च होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जीवधारियों में हर समय श्वसन होता है। जीवधारियों में हर समय श्वसन होता है। जो जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये तो प्रक्रिया हो गई श्वसन की, ठीक है, कि हाँ सभी जीवधारियों में श्वसन होता है, और वो श्वसन कैसे होता है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इस क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा से ही सभी जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं। जैविक क्रियाएं जैसे कि हमारे शरीर के अंदर होने वाला एक एक अंग का काम करना, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर सभी अंग कैसे काम करते हैं, सभी कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, सब कैसे गति करती हैं, सब में क्रियाएं कैसे हैं। हमारा दिमाग एक एक कोशिका को, एक एक नस को एक मैसेज भेजता है मैसेंजर की तरीके, ठीक है। और हम को समझ में आता है कि हाँ चीज़ें क्या हो रही। जैसे हम कहीं जले तो हमारे दिमाग ने मैसेज पहुंचाया वहाँ तक कि हम यहाँ पर जल रहे हैं, हमें यहाँ से तुरंत हाथ हटा लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी एक जैविक क्रियाएं हो गई, और ये सभी जैविक क्रिया संचालित कब होती हैं, जब ऊर्जा मुक्त रूप से सबको मिलती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, श्वसन जीवों का विशिष्ट लक्षण है। श्वसन जीवों का विशिष्ट लक्षण है यानी कि स्पेशल कैरेक्टर है, ये निर्जीवों में नहीं होता। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं। नंबर 8 पे आता है न्यूट्रिशन यानी पोषण। पोषण क्या होता है, हमारे शरीर के सामान्य रूप से क्रिया करने के लिए, हमारे शरीर के सामान्य रूप से क्रिया करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, हमें एनर्जी चाहिए होगी तभी हमारा जो शरीर है ये अच्छे से काम कर पाएगा। और ऊर्जा के लिए हम भोजन करते हैं, ऊर्जा के लिए हम भोजन करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं, ठीक है, इसे ही पोषण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पोषण के आधार पर जीवधारी दो प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर जीवधारी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला स्वपोषी जिसे हम इंग्लिश में ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। दूसरा परपोषी जिसे हम इंग्लिश में हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। हाँ, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है इंग्लिश वाला, लेकिन मैं आपको ऐसे ही स्पीच में एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो जो स्वपोषी होते हैं, इसके शब्द में ही अगर आप संधि विच्छेद करेंगे स्व प्लस पोषी, तो आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। स्व मतलब स्वयं से, पोषी मतलब पोषण करने वाले, कि ऐसे जीव जो स्वयं ही अपना पोषण कर लेते हैं, पोषण के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं होते हैं, ऐसे जीवों को स्वपोषी जीव कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पौधे हो गए,
ठीक है, जो कि प्रकाश या रसायन संश्लेषी जीव होते हैं। पौधे भी प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी जीव पे उसके लिए निर्भर नहीं होते हैं। दूसरा आता है परपोषी। पर मतलब पर प्लस पोषी। पर मतलब पराया, समझ लीजिए कि जो पराया जीवों पर अपने पोषण के लिए निर्भर हों, ठीक है, जो अपने भोजन के लिए स्वपोषी जीवों पर निर्भर होते हैं। यहाँ मैंने साफ साफ लिख रखा है, जो स्वपोषी होते हैं, यानी कि जैसे कि पौधे, जैसे हम इंसान ही हैं, ठीक है, हम अपने भोजन के लिए किस पर हैं डिपेंड? पौधों पर। हम ये हरी सब्जियाँ ही तो खाते हैं, ठीक है। और अगर ये जो रोटी है ये कहाँ से आती है? गेहूँ से आती है। और ये गेहूँ कहाँ पर? आसमान में से तो आते नहीं, ये भी एक फसल होती है अच्छी खासी, वो भी पौधे ही होते हैं गेहूँ के भी, ठीक है, जहाँ से गेहूँ आता है, फिर आटा बनता है, फिर हम रोटी खाते हैं, ठीक है। तो हम सभी कुल मिला के पौधों पर अपने भोजन के लिए आश्रित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। भोजन हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन लेते हैं, ठीक है। भोजन में हम, सॉरी मैंने कुछ सेंटेंस में मिस्टेक कर दिया था बोलने में। भोजन में हम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन लेते हैं, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। भोजन में हम क्या क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है, लेकिन हमें प्रोटीन से नहीं, कार्बोहाइड्रेट और वसा से एनर्जी ज़्यादा मिलती है। हाँ, प्रोटीन भी ऐसा नहीं कि प्रोटीन का कोई यूज़ नहीं है बहुत यूज़ है, लेकिन प्रोटीन का यूज़ अपनी जगह है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का यूज़ अपनी जगह है। प्रोटीन क्या है, मैं ये भी यहाँ पे आपको बता दूँ। प्रोटीन शरीर निर्माणकारी तत्व है, यानी कि रोज़ नई नई कोशिकाओं का बनना और पुरानी कोशिकाओं का डेड होना, ठीक है। तो जो ये नई नई कोशिकाएं बनती हैं, ये बनने और बिगड़ने में, ये पूरी क्रिया होने में प्रोटीन सहायक होता है, ठीक है। तो प्रोटीन क्या है? शरीर निर्माणकारी तत्व है, ये शरीर बनने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा में ऊर्जा ज़्यादा होती है। ये पॉइंट याद करने वाला है, ये क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है बायोलॉजी से, कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होती है? तो वसा में होती है। कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा में ऊर्जा ज़्यादा होती है। जीव द्रव्य के निर्माण के लिए और जीव द्रव्य की आयु की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हमारी जो कोशिकाएं होती, कोशिकाओं के अंदर आपने पढ़ा होगा प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है, उसके निर्माण के लिए, और वो भी कोशिका जब तक जीवित है तब तक उसकी आयु के लिए और उसके भी विकास के लिए हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन का निर्माण करना अथवा उसको लेना यानी कि ग्रहण करना पोषण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पौधे पृथ्वी से जल, खनिज पदार्थ और वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर पर्णहरिम की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं। एक्सक्रीशन, जिसे हम हिंदी में उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन क्या है? शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। सभी जीवधारियों में विविध उपापचयन क्रियाएं कौन सी होती हैं? मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस, ठीक है। सभी जीवधारियों में विविध उपापचयन क्रियाओं के फलस्वरूप जल और कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बल्कि अन्य प्रकार के अनावश्यक व हानिकारक एवं अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों को जीव निरंतर अपने शरीर से निष्कासित करते रहते हैं, यानी कि लगातार हमेशा अपने शरीर के हिसाब से, रूटीन के हिसाब से, ठीक है, निकालते रहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।